नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल क्लास नर्सरी से 12th तक के स्टूडेंट के लिए ये जो बनाया गया है और कोरोना महामारी के कारण जो है अभी डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के लिए मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं जिसका बोर्ड पेपर अभी बाकी है और उसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है वो अध्याय 1 का है। इस तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा कंटिन्यू सभी अध्याय के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ का वीडियो जो है वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं। अध्याय पहला, स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। 5 अंक का इस पाठ से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। आपके घर में अगर एलईडी टीवी है तो आप उसमें मेरे इस वीडियो को देखें, मोबाइल है तो मोबाइल में देखें, और मोबाइल में देख रहे हैं तो अगर ईयरफोन का प्रयोग करेंगे तो आपका ध्यान जो है वो पूरा इसमें लगा रहेगा और आपको अच्छे से याद होगा। वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपका ये अध्याय है वो क्लियर हो जाएगा। इस तरह से अपने पास अभी वापस लॉकडाउन खुलने तक इतने दिन है कि मैं आप लोगों के लिए हर रोज एक अध्याय लेकर के आऊँगा, तो आप लोग उसके साथ ये विषय पढ़ते रहें। दूसरी बात, गणित है तो गणित के अपने स्तर पर पढ़ते रहें और इसमें एक एक अध्याय का यहाँ पर पढ़ते रहें। शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। इस पाठ से अध्याय पहले से अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है वो 1 आएगा और लघु उत्तरात्मक प्रश्न वो 1 आएगा 4 अंक का। इस तरीके से 5 अंक के इस पाठ से हमारे जो ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार प्रश्न आने की संभावना है। शुरू करते हैं। कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। पहला प्रश्न है छोटा हमारा अति लघु उत्तरात्मक, कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। दूसरा है चीन यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान है वो भारत आया। नेक्स्ट है हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटकों के नाम बताइए। नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका। कौन से? हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट है कौटिल्य द्वारा बताए गए राज्य के 7 अंक कौन से हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंक कौन से बताए हैं इसके बारे में। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना व मित्र। ध्यान रखें, कौटिल्य द्वारा बताए गए राज्य के 7 अंक हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना व मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाहर्ता का कार्य क्या था। समाहर्ता है वो क्या कार्य करता था। तो राजस्व एकत्र करना, आय एवं व्यय का ब्यौरा रखना व बजट बनाना। समाहर्ता का कार्य क्या है? राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और बजट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद कितने थे। बौद्ध ग्रंथ में ध्यान रखना, बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद कितने थे। 16 महाजनपद थे बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के प्रमुख जनपदों के नाम बताइए। राजस्थान के प्रमुख जनपदों में जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सिवी। राजस्थान के ये प्रमुख जनपद थे जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सिवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म किसे कहते हैं। अशोक ने मानव उन्नति के लिए आदर्शों का प्रतिपादन किया, उन्हें धम्म कहते हैं। अशोक ने मानव की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहते हैं। आप लोग अच्छे से इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है धम्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए। अब धम्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। अहिंसा, पाप न करना, दया करना, दान करना, विश्व कल्याण करना, शांति इत्यादि धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी।
मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन कालीन लेखकों के नाम बताइए। बाणभट्ट, मयूर, सुबंधु, वैशान। ये हर्षवर्धन के काल के लेखक थे। कौन कौन? बाणभट्ट, मयूर, सुबंधु और ईशान। नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन दक्षिण भारतीय राज्यों के नाम बताइए। प्राचीन काल में दक्षिण भारतीय राज्यों के नाम क्या नाम थे? चौल, चालुक्य, चेर, पांड्य और पल्लव। प्राचीन काल में दक्षिण भारतीय राज्य कौन से? चौल, चालुक्य, चेर, पांड्य और पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चौल शासक ने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने? चौल शासक में। चौल शासक लेकिन कौन? राज प्रथम। राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है वो कराया था। नेक्स्ट है, द्रविड़ मंदिर शैली की विशेषताएं बताइए। वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, स्तंभ, सजावट के साथ सिंह आदि। द्रविड़ मंदिर शैली की विशेषताएं ये वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, स्तंभ, सजावट के साथ सिंह आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन विदेशी आक्रमणकारी जातियों के नाम बताओ। प्राचीन कालीन विदेशी आक्रमणकारी जातियां शक, हूण एवं कुषाण। ये विदेशी आक्रमणकारी जातियां थी जिन्होंने आक्रमण किया, शक, हूण और कुषाण। नेक्स्ट है, इन प्राचीन ग्रंथों से महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे कौन से प्राचीन ग्रंथ हैं जिनसे महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है? तो महाभारत, बौद्ध साहित्य, अर्थशास्त्र। इनसे हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किससे? महाभारत, बौद्ध साहित्य व अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंतजलि किस शासक के काल में हुई थी? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पंतजलि जो है हुई थी। नेक्स्ट है, बराबर की पहाड़ियों में अशोक द्वारा निर्मित 4 गुफाओं के नाम बताने। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने जो 4 गुफाएं बनाई, सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। अशोक द्वारा बनाई गई ये गुफाएं हैं बराबर की पहाड़ियों में, सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। नेक्स्ट है, भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? अभिलेख की शुरुआत अशोक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक निर्मित अभिलेख किस लिपि में लिखित हैं? अशोक द्वारा जो निर्मित अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि में लिखित हैं? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मस्थीय व कंटक शोधन को समझाइए। धर्मस्थीय व कंटक शोधन क्या है? धर्मस्थीय दीवानी व कंटक शोधन फौजदारी अदालत है। धर्मस्थीय दीवानी अदालत है और कंटक शोधन है वो फौजदारी अदालत है। तो ध्यान रखना है कि धर्मस्थीय दीवानी एवं कंटक शोधन फौजदारी अदालतें हैं। नेक्स्ट है, 78 ईस्वी में शक संवत किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने। 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ करने वाला कौन था? कनिष्क। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक के द्वारा करवाया गया या किया गया? मौर्यकालीन निर्मित, मौर्यकाल में जो बनाई गई थी सुदर्शन झील, उसका जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया? स्कंदगुप्त ने करवाया। नेक्स्ट है, महाजनपद कालीन 5 गणराज्यों के नाम बताइए। महाजनपद जब व्यवस्था थी उस समय 5 गणराज्यों के नाम, मत्स्य, सूरसेन, मगध, अंग, कुरु और अवंती। ये गणराज्य थे, मत्स्य, सूरसेन, मगध, अंग, कुरु और अवंती। नेक्स्ट है,
मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को समझाइए। मौर्य काल में धर्मस्थीय कंटक शोधन न्यायालय अदालतें थी और निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे। मौर्य काल में धर्मस्थीय कंटक शोधन न्याय अदालतें थी और निचले स्तर पर क्या, ग्राम न्यायालय थे। नेक्स्ट है, सातवाहन का संस्थापक कौन था? सातवाहन का संस्थापक चिमुक था। सातवाहन का संस्थापक चिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किस शासक ने की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन पर टिप्पणी कीजिए। ग्राम प्रणाली पर आधारित 6 प्रांतों में बटा था। ग्राम प्रतिनिधि निर्वाचित होते थे। भूमि उपज का छठा भाग लगान। चोल प्रशासन की टिप्पणी क्या है? ग्राम प्रणाली पर आधारित था चोल प्रशासन। ये 6 प्रांतों में बटा था और गांव के जो प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रतिनिधि हैं, वो निर्वाचित होते थे और जो भूमि की उपज होती थी उसका छठा भाग लगान के रूप में दिया जाता था। नेक्स्ट है, अब लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, धम्म यात्रा व धम्म महापात्र से आप क्या समझते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धम्म यात्रा व धम्म महापात्र से आप क्या समझते हैं? धम्म यात्रा, अशोक से पूर्व विहार यात्रा के दौरान राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। एक बार फिर से, धम्म यात्रा का मतलब अशोक से पूर्व विहार यात्रा के दौरान राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों एवं श्रमणों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। ये ध्यान रखना है कि अशोक ने जो धम्म यात्रा प्रारंभ की, उसके द्वारा धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा करना, ब्राह्मण है, श्रमणों और वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। अब है धम्म महामात्र। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य व दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना और कैदियों को मुक्त करना और जो है उनकी सजा को कम करना और उनके परिवारों की सहायता करना। फिर से समझ ले, धम्म महामात्र राज्याभिषेक अशोक का जब किया, उसके 13वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की अशोक ने और उनके मुख्य कार्य क्या दिए थे? जनता में धम्म का प्रचार करना और उन्हें कल्याणकारी कार्य व दानशीलता के लिए उनको प्रोत्साहित करना और कैदियों को मुक्त करना, उनकी सजा है वो कम करना और साथ ही उनके परिवारों की भी सहायता करना। ये धम्म महामात्र है। नेक्स्ट है, जनपदों के उदय होने के क्या कारण थे? जनपदों का उदय क्यों हुआ? उत्तर वैदिक काल तक लौह तकनीकी के व्यापक उपयोग ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया तथा अस्थायी जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति बढ़ी। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान जनपदों ने ग्रहण कर लिया। कहने का मतलब, उत्तर वैदिक काल में लौह तकनीक का बहुत ज्यादा उपयोग, व्यापक उपयोग ने लोगों के भौतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया और लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। लोग स्थायी जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति बढ़ी, स्थायी जीवन है व्यतीत करने लगे। कृषि है, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था जो थी उसको जर्जर बना दिया और छोटे छोटे जनों का स्थान है वो जनपदों ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार जनपदों के उदय होने के ये कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में विद्यमान महाजनपदों का उल्लेख कीजिए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में विद्यमान महाजनपद हैं, उनका उल्लेख करना है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद विद्यमान थे। बौद्ध ग्रंथ का कौन सा? अंगुत्तर निकाय के अनुसार
बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद विद्यमान थे, जैसे काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये 16 महाजनपद विद्यमान थे बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय के अनुसार। फिर से पहला काशी, दूसरा कुरु, तीसरा अंग, चौथा मगध, पांचवा वज्जी, छठा मल्ल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौवां कौशल, 10वां पांचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सूरसेन, 13वां अश्मक, 14वां अवंती, 15वां गांधार और 16वां कंबोज। इनका क्रम से लिखना कोई जरूरी नहीं, आपको जैसे भी याद हो उसके अनुसार ऐसे याद कर लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान का वर्णन कीजिए। समुद्रगुप्त ने क्या क्या सांस्कृतिक योगदान दिए हैं, उनका वर्णन। 4 नंबर का प्रश्न लघु उत्तरात्मक में इस पाठ से आएगा। समुद्रगुप्त साहित्य और कला का संरक्षक था। वह स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था और वह कविता भी करता था तथा कविराज की उपाधि से प्रसिद्ध था। वह संगीत में भी निपुण था। उसे एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यानी समुद्रगुप्त है वो उस साहित्य और कला दोनों का संरक्षक था। वह स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था, कविता भी वो करता था और कविराज की उपाधि से प्रसिद्ध था समुद्रगुप्त। और वह संगीत में भी निपुण था और उसे एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये उसका सांस्कृतिक योगदान है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने संगीत कला के ज्ञान में नारद और तुतबरू को भी लज्जित कर दिया था। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके अनुसार बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने संगीत कला के ज्ञान में नारद और तुतबरू को भी लज्जित कर दिया था, इतना विद्वान था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के योगदान को बताइए। कनिष्क का क्या योगदान था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। 78 ईस्वी में उसने शक संवत चलाया, उसका योगदान वो कनिष्क का है। दूसरा है, कनिष्क के शासन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कनिष्क के शासन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और प्रचार हुआ। कनिष्क के योगदान से बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय व प्रचार हुआ। नेक्स्ट है, कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर। नेक्स्ट है, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। अब गुप्त वंश की, गुप्त वंश में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म व जैन धर्म को प्रोत्साहन मिला। चीनी यात्री फायान ने भारत भ्रमण किया। कालिदास, विशाखादत्त, शूद्रक जैसे साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिला। दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। गुप्त वंश की उपलब्धियां देखिए। गुप्त वंश में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन तीनों धर्मों को प्रोत्साहन मिला। चीनी यात्री फायान भी उसी समय भारत आया, उसने भारत का भ्रमण किया। कालिदास है, विशाखादत्त है, शूद्रक है जैसे ये साहित्यकार, उनको भी प्रोत्साहन मिला। और दशमलव प्रणाली का विकास भी गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में। तो सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे। अन्य न्यायालय 2 प्रकार के थे। पहला है धर्मस्थीय, यह एक दीवानी अदालत थी। मानहानि, मारपीट के मामले धर्मस्थीय न्यायालय के अंतर्गत आते थे। दूसरा है कंटक छेदन, यह फौजदारी अदालत थी। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। एक बार फिर से समझ लें मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को। सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सम्राट। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे और अन्य न्यायालय 2 प्रकार के थे। पहला है धर्मस्थीय। धर्मस्थीय एक दीवानी अदालत थी
जिसमें मानहानि या कोई मारपीट का मामला हो या धर्मस्थलीय न्यायालय के अंतर्गत ये आते थे। दीवानी अदालत थी यानी मानहानि या मारपीट के मामले हैं वो किसमें, धर्मस्थलीय न्यायालय में आते थे। कंटक सदन में फौजदारी अदालत थी ये। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र एवं जनपद, नगर का जो न्यायाधीश होता था उसको व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजयुग कहते थे, ये ध्यान रखना है। फौजदारी अदालत थी ये कंटक सदन, और जिसमें नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहते थे और जनपद न्यायाधीश को राजयुग कहते थे, ये ध्यान रखना। दोस्तों, स्टडी विद प्रकाश सार डूंगरपुर में आज हमने ये जो पढ़ा है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपके लिए वीडियो बनाया है। अगर आपके पढ़ने की इच्छा नहीं होती है तब आप उसको मोबाइल में देख लें, आप एलईडी टीवी हो तो उसमें यूट्यूब के माध्यम से देख लें, और इस प्रकार तैयारी करते रहें। रोज एक एक पार्ट आता रहेगा और आपका समय बचेगा, और इतने कम समय में आप पूरे पार्ट को दिन में 2-3 बार सुन लेंगे तो इस प्रकार आप हर एक पार्ट को अच्छी तरह से याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं रोज एक अध्याय आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। उसके लिए आप जो है मेरे फेसबुक पेज पर भी स्टडी विद प्रकाश सार डूंगरपुर पर भी मेरे वीडियो उपलब्ध रहते हैं, वहां भी आप उसको लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वे भी अपने इस पेपर की घर बैठे अच्छी तरह से तैयारी कर सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि रोज आपको नए वीडियो की सूचना है वो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में मिल जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना नहीं भूलें, ताकि मेरे हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन दबाने के साथ ऑल नोटिफिकेशन आप जरूर दबाएं, और इस प्रकार जो है तैयारी करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और मेरे ये वीडियो जो बनाने का उद्देश्य है, इस कोरोना महामारी से जंग लड़ते रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।